अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल E4U एक्टिविटीज। डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर आया हूं क्लास 10 का 4.6 अ ब्रेव हार्ट डेडिकेट टू द साइंस एंड ह्यूमैनिटी। इस लेसन का उर्दू और हिंदी एक्सप्लेनेशन लेकर। डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, ये हमारे कोर्स बुक का क्लास 10 की कोर्स बुक का लास्ट लेसन है और आज हमारा यहां 10 क्लास की पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर आपको मेरे पिछले और पुराने वीडियोस देखना है तो मेरे चैनल E4U एक्टिविटीज की प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 10 ऑप्शन में जाके आप 10वीं क्लास के टोटल वीडियोस एक साथ देख सकते हैं। इसमें चारों यूनिट के पूरे लेसन्स और पोएम के एक्सप्लेनेशन मौजूद है। आपको अगर पसंद आए तो इसे जरूर शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स का भी इसमें फायदा हो। तो ये जो लेसन है 4.6 अ ब्रेव हार्ट डेडिकेटेड टू द साइंस एंड ह्यूमैनिटी, जिसका मतलब होता है कि एक ऐसी बहादुर खातून जिसने अपनी जिंदगी साइंस और इंसानियत के लिए कुर्बान कर दी, वक्फ कर दी। एक ऐसी लेडी या एक ऐसी औरत या एक ऐसी खातून जिसने अपनी सारी जिंदगी सिर्फ साइंस और इंसानियत के लिए वक्फ कर दी, उसके बारे में ये आपको लेसन दिया गया है। और ये तकरीबन 16 बड़े छोटे पैराग्राफ पे मुश्तमिल है। हम पैराग्राफ वाइज इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। लेसन यहां से स्टार्ट होता है। पहला पैराग्राफ कि हमारी तारीख ऐसे इंसानों की कामयाबी से भरी पड़ी है जिन्होंने जहालत के अंधेरों से निकलकर इल्म की शानदार चमक हासिल की है। मतलब हम अगर हमारी तारीख को देखें तो ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जिन्होंने जहालत से निकलकर इल्म की चमक को रोशन किया है। ऐसे गैर मामूली एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है मर्द और औरतें का जिक्र हमें मिलता है। इन मर्द और औरतों में जिन्होंने अपना काम बड़ी हिम्मत, अज़्म, कुर्बानी और अपने एम और मकसद के मुताबिक किया। मगर हम उनका मुतायला करें तो ऐसे बहुत सारे मैंस और वुमेन्स हमको हिस्ट्री के अंदर मिलते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैंस और वुमेन मिलते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर जो अपने मकसद को हासिल करने के लिए, अपने अज़्म को हासिल करने के लिए बहुत सारी कुर्बानियां दी, सख्त मेहनत की और ऐसे काम किए जो नामुमकिन नजर आते हैं। मतलब उन लोगों ने ऐसे भी काम किए जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते। जैसे कि अंदाज लगाओ, हवाई जहाज के बारे में हम तस्वर करते अगर उस दौर में तो ये मुमकिन नहीं होता। टेलीफोन के बारे में अगर हम उस दौर में तस्वर करते तो मुमकिन नहीं होता। कंप्यूटर के बारे में अगर हम तस्वर करते तो मुमकिन नहीं होता। मोबाइल के बारे में अगर हम तस्वर करते उस वक्त के में तो ये मुमकिन नहीं नजर आता था, लेकिन सब मुमकिन हुआ। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो है तो छुपे हुए हैं। इन मर्दों और औरतों ने कायनात के छुपे हुए राजों को तलाश किया और दुनिया के सामने पेश किया, जिससे इनका नाम रोशन हो गया। मतलब कायनात के छुपे हुए राजों को दुनिया के सामने पेश किया और सारी दुनिया में उनका नाम रोशन हो गया। और ये सब काम उन्होंने नाकाबिले शिकस्त जज्बे, कभी ना हारने वाला जज्बा, जोश और उमंग के साथ किया। और ये वही जोश और जज्बा था जिसने कोलंबस और वास्को डी गामा को समंदरी रास्तों की तलाश के लिए निकाला। उसने एग्जाम्पल देते हुए कहा है कि ये वही जज्बा था जो वास्को डी गामा और कोलंबस ने हिंदुस्तान और दूसरे ममालिक को जो है तो उनकी समंदरी रास्तों की तलाश किया था। ये वही जज्बा था जिसने रॉबर्ट पेरी को कुतुब शुमाली तक ले गया और सर रोनाल्ड रोस ने मलेरिया जैसी जानलेवा बीमारी से जंग की, मतलब उसका इलाज निकाला। हिलेरी टेंजिंग को हिमालय की एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचाया, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है वहां तक पहुंचाया। और इसी जज्बे ने आर्मस्ट्रांग को चांद तक लेकर गया, उसको और उसके साथियों को चांद तक ले गया। मतलब जैसे मैंने आपको पहले मिसालें दिया है तो पोएट ने भी वैसी मिसालें दिया कि ये वही जज्बा था जिसकी वजह से ये तमाम काम मुमकिन हुए। यहां से दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट होता है। इन्हीं में से एक अजीम खातून थी जिसने अपनी जिंदगी साइंस और इंसानी फलाह व बहबूद यानी तरक्की के लिए वक्फ कर दी। वो है मैडम क्यूरी, जिन्हें रेडियम का मौजिद कहा जाता है। मतलब रेडियम की खोज करने वाला कहा जाता है। सिर्फ बयान करने से नहीं कि मैडम क्यूरी ने रेडियम की इजाद किया, इससे हमें उनकी गैर मामूली हिम्मत, अज़्म और कुर्बानी और उनके गोल और मकसद के मुताबिक का जज्बा जो उन्होंने इसे हासिल करने के लिए या इसका पता लगाने के लिए रेडियम को इजाद करने के लिए किया, इस बात का हमको पता नहीं चलेगा सिर्फ बोल देने से। उन्होंने बेइंतहा गरीबी, दर्द, तकलीफ और मुश्किलात का सामना करके इस मुकाम को हासिल किया। मतलब उनको ऐसे ही अचानक नहीं मिल गया। उनकी जिंदगी के आने वाले हालात को हम जब पढ़ेंगे कि किन हालात का सामना करते हुए उन्होंने जो है तो ये इजाद की
और किस तरह से उन्होंने इंसान की फलाह बहबूद के लिए इसे जो है अवाम के सुपुर्द कर दिया। जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा। यहां से तीसरा पैराग्राफ स्टार्ट होता है। मार्जा स्कोडास्का का जन्म, जो उनका असल नाम था मैरी क्यूरी का, 7 नवंबर 1866 वर्साव पोलैंड में हुआ। और मैरी क्यूरी का बचपन से ख्वाब था कि वो पेरिस में साइंस की पढ़ाई करे, लेकिन उनके फादर की जो माली हालात थी वो ठीक नहीं थी, इसलिए ये खर्च नहीं उठा सकते थे। इसलिए मार्जा ने छोटे बच्चों की आया वाली नौकरी कर ली, मतलब केयर टेकर, जो छोटे छोटे बच्चों को संभालती है, उनके माँ बाप जब काम पे जाते हैं तो वो केयर टेकर की उसने नौकरी कर ली। इसमें से कुछ पैसों की बचत करके वो आखिरकार सोरबन यानी पेरिस की यूनिवर्सिटी में साइंस की स्टडी करने के लिए रवाना हुई। मतलब उसने अपने मकसद को हासिल करने के लिए एक आया की नौकरी करके पैसा बनाया। सोरबन की जो पेरिस यूनिवर्सिटी का थी, वहां जाकर उन्होंने जो है तो साइंस की स्टडी के लिए रवाना हुई। इसके वालिद उसे सिर्फ थोड़ी सी रकम बेचते थे क्योंकि वो बहुत गरीब थे। यूनिवर्सिटी में भूख और गरीबी ने इसे हिरासा करके रख दिया था। मतलब कभी कभी वो जो है तो बहुत ज्यादा हिरासा हो जाती थी क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था, बहुत ज्यादा खाने के लिए पैसा नहीं था, भूखी रहती थी। वो सिर्फ एक ब्रेड और बटर और चाय पर रहती थी, मतलब खाने के लिए पैसे नहीं थे, सिर्फ एक दिन में एक ब्रेड बटर और चाय पी लिया करती थी। वो अक्सर भूख की शिद्दत की वजह से बेहोश हो जाया करती थी, मतलब पेट में कुछ नहीं रहता था, सिर्फ चाय ब्रेड बटर और इससे दिन भर नहीं रहा जाता। भूख की शिद्दत से कभी कभी वो बेहोश हो जाया करती थी। लेकिन इन तमाम मुश्किलात के बावजूद भी इसने अपनी पढ़ाई पूरी मेहनत और लगन के साथ जारी रखा। मतलब वो अपने जज्बे से पीछे नहीं हटी। पैसा नहीं होने के बाद भी, खाना पीना नहीं होने के बाद भी, आराइशा नहीं होने के बाद भी वो अपने उस पढ़ाई की लगन और अपने उस मकसद से पीछे नहीं हटी, बल्कि उसने अपने काम को जारी रखा और अपनी क्लास में फिजिक्स और मैथ में टॉप किया। ये उसका जज्बा था। यानी ये तमाम हालात का मुकाबला करते हुए भी उसने अपनी क्लास के अंदर फिजिक्स और टॉप के अंदर टॉप किया। तो चौथा पैराग्राफ यहां से स्टार्ट होता है। उसी यूनिवर्सिटी में उसकी मुलाकात फ्रांस के एक शख्स जिसका नाम पियर क्यूरी था उससे हुई, जो एक बहुत ज़हीन मगर ही बहुत गरीब साइंसदान था। फिर जब दोनों की मुलाकात हुई तो दोनों ने साथ मिलकर एक टूटी फूटी लेबोरेटरी यानी लेबोरेटरी के अंदर काम करना शुरू कर दिया। जब दोनों मिले, दोनों के ख्यालात मिले, तो उन्होंने एक छोटी सी टूटी फूटी लेबोरेटरी के अंदर अपना तहकीकी काम करना शुरू कर दिया। जल्दी उनकी ये दोस्ती प्यार में बदल गई और जुलाई 1895 को दोनों ने शादी कर ली। फिर उन्होंने पेरिस में एक फ्लैट लिया जिसमें उनकी किताबों, यानी जो उन्होंने वहां पेरिस के अंदर एक फ्लैट लिया तो उसके अंदर एक चिराग, उनकी किताबें, लकड़ी का सफेद टेबल और 2 कुर्सियों के अलावा और कोई फर्नीचर या आराइश का सामान नहीं था। मतलब छोटा टूटा फूटा सा उन्होंने फ्लैट लेने के लिए लिया। यहां से 5वां पैराग्राफ स्टार्ट होता है। अगले साल उनकी बेटी एन की पैदाइश के बाद मैरी और पियर ने अपने फ्लैट के करीब लकड़ी की छत के नीचे अपनी लैब बनाई। वहां हल्की रोशनी, चिराग की रोशनी और मिट्टी के फर्श पर मैरी अपने घर का तमाम काम खत्म कर कर स्टडी के लिए बैठती थी। मतलब उन्होंने फिर बाद में जब उनकी बेटी की पैदाइश हुई तो बाहर एक टूटी लकड़ी के छत वाली एक छोटी सी लेबोरेटरी बनाई। वहां मिट्टी की फर्श थी और चिराग की मध्यम रोशनी वाला चिराग था। वही जो है अपने घर का पूरा काम खत्म करके मैरी क्यूरी जो है तो वहां पर अपना तहकीकी काम किया करती थी। 6वां पैराग्राफ यहां से स्टार्ट होता है। मैरी खास तौर पर यूरेनियम नाम के आंसर में इंटरेस्टेड थी। मतलब जो है तो वो यूरेनियम नाम के सब्सटेंस के अंदर जो है तो ज्यादा मेहनत कर रही थी, उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड थी, जो पिच ब्लेंड नाम के मदनियात से हासिल होता था, जो काले रंग का बहुत सख्त और बहुत महंगा मादा था। यूरेनियम अपनी ताकतवर शुआओं के लिए जाना जाता था, जिससे गुजरकर इंसान मुख्तलिफ जौहरों में भी देख सकता था। अब मैरी की खोज थी कि यूरेनियम के बाद अब इससे भी ताकतवर कौन सा आंसर है उसे तलाश किया जाए। मतलब यूरेनियम तो ऐसा जौहर था जिसमें इंसान मुख्तलिफ जौहरों से देख सकता था, लेकिन मैरी का यह मकसद था कि अब इससे भी ज्यादा ताकतवर चीज जो है तो खोज की जाए। इसके मैरी और उसके शौहर पियर ने एक नहीं बल्कि 2 ताकतवर शुआओं को खारिज किया। अब इसके लिए जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए तो उन्होंने एक नहीं बल्कि उससे 2 ताकतवर शुआओं को खारिज किया। हालांकि वो उसे हासिल नहीं कर पाए। इसमें से एक को उन्होंने अपने मुल्क पोलैंड के नाम से पोलेनियम और दूसरे को रेडियम का नाम दिया।
अब जब उन्होंने दो शुआएं, ताकतवर शुआएं इजाद की, तो एक को अपने मुल्क के नाम पर, पोलैंड के नाम पर पोलेनियम, और दूसरे का नाम रेडियम रखा। रेडियम बहुत ज्यादा ताकतवर तापकारी अंसर था और ये ऐसी शुआ खारिज करता था जो ऐसे अंसर से गुजर सकती थी जो दिखाई देने में नामुमकिन है। मतलब ये रेडियम ऐसे भी अंसर से गुजर सकती थी जो हमारी आंखों से देखना बिल्कुल नामुमकिन हो। एक और साइंसदान हेनरी बैकरेल ने, जिन्होंने 1896 में यूरेनियम की खोज की थी, लेकिन पोलेनियम और रेडियम अपने अंदर बहुत ज्यादा तापकारी रखते थे। मतलब यूरेनियम तो हेनरी बैकरेल ने इजाद किया था, लेकिन उन्होंने, मैरी क्यूरी और पियर ने जो है, दोनों मियां बीवी ने उससे भी ज्यादा ताकतवर पोलेनियम और रेडियम नामी दो शुआओं को खारिज किया। 7वां पैराग्राफ यहां से स्टार्ट होता है। अब दोनों मियां बीवी और ज्यादा जोश के साथ काम करने लगे। उनको शुआएं तो मिल गए थे, लेकिन वो उसे हासिल नहीं कर पाए थे। अब उनके समझ में आ गया था, उसको हासिल करने के लिए और ज्यादा जोश से काम शुरू कर दिया। लेकिन ज्यादा गरीब थे और पिचब्लेंड बहुत ज्यादा महंगा था, जिसे वो ज्यादा तादाद में खरीद नहीं सकते थे। फिर भी उन्होंने अपनी जिंदगी के आराइशियों को कम करके रुपया बचाया और जितना खरीद सकते थे उतना उन्होंने पिचब्लेंड को खरीदा। वो बहुत ज्यादा गरीबी की जिंदगी गुजार रहे थे। वो ना ज्यादा महंगा खाना खाते थे और ना ही सर्दी में उन्हें गर्म कपड़े पहनने के लिए होते थे। अक्सर तो यह होता था कि ज्यादा सर्दी होने की वजह से सख्त सर्दी में रात भर वो जागकर गुजारा करते थे और इसका असर मैडम क्यूरी की सेहत पर भी हुआ। तो उसे उसका शुगर अक्सर मजबूर करता कि वो लैब का काम छोड़कर आराम कर ले, लेकिन उसके शुगर के बहुत इसरार करने पर भी, जो उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था, वो बहुत ज्यादा इसरार करने पर भी जो है तो वो से इनकार कर देती थी। मतलब लैब छोड़कर उसका शुगर कहता है कि तुम्हारी सेहत पर असर पड़ रहा है, तुम बहुत थक गए हो, घर का भी काम करती हो, ये भी काम करती हो, बच्चे को भी संभालती हो, तुम जाओ जाकर आराम करो। लेकिन वो आराम करने से इनकार कर देती थी। मैरी क्यूरी की दीवानगी और अज़्म के साथ, पूरी दीवानगी और अज़्म के साथ रेडियम की खोज में लग गई। जिंदगी की तमाम मुसीबतों, गरीबी का मुकाबला करते हुए और अपने शुगर के साथ अपने तहकीकी काम को जारी रखा। मतलब पूरे अज़्म, लगन और डेडिकेशन के साथ जो है, अज़्म के साथ जो है मकसद की तरफ बढ़ती रही और अपना वो तहकीकी काम उसने कभी नहीं छोड़ा, वो कंटिन्यू जारी रखा। 8वां पैराग्राफ यहां से स्टार्ट होता है। किस्मत ने क्यूरी का साथ दिया और खुशकिस्मती से ऑस्ट्रेलिया के बादशाह, जो उनका बहुत बड़ा फैन था, मदा था, उसने उन्हें 1 टन पिचब्लेंड तोहफे में दे दिया। और यह तोहफा उनके लिए बेशकीमती तोहफा था। अपनी टूटी फूटी लैब में मेहनत जारी रखा और इसे जलाया तो कभी इसे उबाला, कभी इसे तोड़ा तो कभी गर्मी में और ज्यादा दर्जे हरारत में रखा तो कभी सर्दी में इसे बर्फ में जमाया। मतलब मुख्तलिफ किस्म के वो उस पर टेस्ट एक्सपेरिमेंट करते रहे। 9वां पैराग्राफ यहां से स्टार्ट होता है। उन्होंने अपना काम 4 साल तक की जारी रखा। तेजाब से बचने का लिबास पहनकर और धूल से बचने का मास्क लगाकर मैरी बड़े बर्तन में पिचब्लेंड को आग में रखकर हिलाती रहती, इस यकीन के साथ कि आग में इसमें दिन रात जलती रहे। मतलब जो है तो एक बड़े से बर्तन के अंदर पिचब्लेंड को रखकर नीचे आग लगाकर उसमें हिलाते रहती, इस यकीन के साथ कि इसके नीचे की आग रात भर जलती रहे। फिर 1902 में आखिरकार उन्हें कामयाबी मिल गई। मतलब लगातार मेहनत करके, लगातार एक्सपेरिमेंट करके, बार बार कोशिशें करते करते आखिरकार 1902 में उन्हें अपने मकसद में कामयाबी मिल गई। सितंबर की एक रात दिन भर काम करके, यानी उनको कामयाबी कैसे मिली, सितंबर की एक रात दिन भर काम करके थककर वो अपने घर वापस आ गए और जब बिस्तर पर सोने जा रहे थे तो उन्होंने सोचा चलो एक बार जाकर लैब में देख आते हैं, क्योंकि उन्होंने लैब के अंदर सैकड़ों छोटे छोटे प्यालों के अंदर जो है तो पिचब्लेंड को रखा था आग के ऊपर। उन्होंने कहा चलो उन छोटे छोटे प्यालों पर नजर डालकर आते हैं जिसमें उन्होंने पिचब्लेंड रखा था। इस अंधेरे में लैब में वो इतिहास से चल रहे थे। मतलब वहां उजाले का कोई, बिल्कुल अंधेरा था, रोशनी नहीं थी, इतिहास से आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने चारों तरफ हल्की हल्की रोशनी की नीली और जामुनी रंग की जो है तो शुआएं नजर आई, उन प्यालों के ढक्कन के ऊपर नजर आई। मतलब जब अंदर पहुंचे उन्होंने वो छोटे छोटे प्यालों को देखा, पूरा गहरा अंधेरा, तो उन छोटे छोटे प्यालों के जो कांच थे, कांच के ऊपर जो है नीले और जामुनी रंग की हल्की हल्की चमकदार शुआएं उनको ढक्कन पर नजर आई। वो था रेडियम। वो जो चमक रहा था, जिसकी रोशनी नजर आ रही थी, वो रेडियम था। इस तरह से रेडियम की इजाद हुई, रेडियम की खोज हुई। बैरी ने अपने शोहर से कहा, जब रेडियम की खोज हो गई तो उसने कहा तुमने एक दिन मुझे कहा था
कि तुम खूबसूरत रंग रेडियम चाहते हो, देखो वो देखो, मतलब उसने अपने शोर से खुशी के मारे कहा कि तुमने कहा था तुम्हें खूबसूरत रंग चाहिए रेडियम, देखो वो हमें हासिल हो गया है। इस तरह से उन्होंने रेडियम की खोज की। 10वां पैराग्राफ। असल में इन्होंने जो दरियाफ्त किया था वो नमक के जैसा सफेद पाउडर था, लेकिन यह दुनिया के अजायब में से एक अजूबा था, क्योंकि इन शिवाओं की वजह से लोग सख्त तरीन जौहर में भी इसे देखने के काबिल बनने वाले थे। मतलब कितना भी सख्त तरीन जौहर रहे, अंधेरा रहे, लोग उस अंधेरे में उस जौहर को देखने के काबिल बनने वाले थे, जो दुनिया के अजूबों में से एक अजूबा था। और सिवाय शीशे के, मतलब सिवाय शीशे के वो तमाम चीजें इस जौहर के जरिए देखने वाले थे। 11वां यहां से स्टार्ट होता है। रेडियम की वजह से तिब्बत की दुनिया को भी बेशुमार फायदे मिलने, कैंसर के इलाज के लिए इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा फायदेमंद था। इसकी वजह से कैंसर के बैक्टीरिया, टाइफस इस किस्म का बुखार जिसमें दाने दाने निकल आते हैं, हैजा की बीमारी, इंट्रॉक्स यानी फोड़े की एक किस्म की बीमारी रेडियम से खत्म किया जा सकता था। मतलब मुख्तलिफ बीमारियों के अंदर इन रेडियम की शुआओं का इस्तेमाल करके, खासतौर पे जो कैंसर होता है, इन बीमारियों के अंदर जो इन शुआओं का इस्तेमाल करके उस कैंसर को जलाया जाता है और मुख्तलिफ बीमारियों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाने लगा था। 1903 में दोनों शोहर बीवी को हेनरी बेकेसूल दोनों शोहर बीवी को हेनरी बेकेसूल के साथ फिजिक्स में पोलेनियम और रेडियम की दरियाफ्त के लिए नोबेल प्राइज से नवाजा रहा है। मतलब दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड जो है इन दोनों मियां बीवी को नवाजा गया 1903 में। वो अपनी खोज को रजिस्टर करके, मतलब पेटेंट करवा के जो है तो मालामाल हो सकते थे, लेकिन इस रहमदिल औरत ने इसे ऐसा करने से इनकार कर दिया। मतलब वो उसे रजिस्टर या पेटेंट नहीं करवाना चाहती थी, उसने दुनिया के सही इस्तेमाल के लिए उसे मुफ्त में दे दिया। यानी उन्होंने अपनी खोज को जो है करोड़ों अरबों डॉलर वो कमा सकते थे रजिस्टर करवा के, बेच कर, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि इंसानी फलाह बहबूद और तरक्की का जज्बा उस रहमदिल औरत के दिल में था। उसने ऐसा करने से मना कर दिया, हालांकि बेइंतहा गरीब भी में वो जिंदगी गुजार रहे थे फिर भी। 13वां पैराग्राफ। 1906 में मैरी क्यूरी घोड़ा गाड़ी से कुचलकर, उसका शोहर जो था घोड़ा गाड़ी से गिरकर कुचलकर मर गया। मैरी इसके बेजान जीत से लिपट कर पड़ी रही और बहुत अफसुर्दा और बहुत ज्यादा वो उदास हो गई। अपने शोहर के, अपने साथी से दूर होने के बाद बहुत ज्यादा वो उदास हो गई। 14वां पैराग्राफ। 1911 में मैरी को फिर दोबारा केमिस्ट्री के लिए नोबेल प्राइज मिला। मतलब पहले भी मिला था रेडियम और पोलेनियम की इजाद के लिए, अब उसे केमिस्ट्री के लिए फिर दोबारा नोबेल प्राइज से नवाजा गया। मैरी को दूसरे के मुकाबले में हमेशा उन्होंने गुर्बत की जिंदगी गुजारी। जब उनसे पूछा गया कि इसकी खोज ने इससे उन्होंने पैसा क्यों नहीं कमाया, मतलब उन्होंने फिर तो खोज करने के बाद भी अपनी जिंदगी को निहायत ही सादा और गरीबी की हालत में गुजारा। जब उनसे पूछा गया आपने अपनी खोज के जरिए पैसा रुपया क्यों नहीं कमाया, तो उसने जवाब दिया मैं साइंस के लिए काम कर रही हूं और रेडियम लोगों के लिए है, अवाम के लिए है, मेरे लिए नहीं। मतलब उसने कहा कि मैं पैसे के लिए काम नहीं कर रही, मैं साइंस के लिए काम कर रही, और जो रेडियम मैंने इजाद किया है ये मेरा नहीं है बल्कि अवाम का है। 15वां पैराग्राफ। 1934 में मैरी क्यूरी की सेहत बहुत कमजोर हो गई और उसी साल 1934 में जुलाई में ये अजीम साइंसदान, ये ग्रेट साइंटिस्ट जिसने अपनी सारी जिंदगी साइंस और इंसानियत के नाम पर कुर्बान कर दी, इस दुनिया से चले गई, इनकी डेथ हो गई। हर मर्द औरत में सच्चाई तलाश लाजमी होती है। मैरी क्यूरी ने अपनी जिंदगी के मकसद को बड़ी हिम्मत, सबर, बर्दाश्त, कुर्बानी और इखलाक की ताकत से हासिल किया था। मतलब उन्होंने अपने उस मकसद को जो रेडियम को हासिल करना चाहते थे, गरीबी में, मुश्किलात में, मुसीबतों का सामना करते हुए बड़ी मेहनत, अज़्म और सब्र बर्दाश्त के साथ उन्होंने इसको हासिल किया था। आखिरी पैराग्राफ। और भी बहुत सारे मर्द और औरतें हैं जिन्होंने बड़ी हिम्मत का मुजाहरा किया है जब उन्होंने बड़े बड़े खतरों का सामना किया है, मगर इससे भी ज्यादा हिम्मत का काम वो है जब कोई मर्द और औरत अपनी दिमागी ताकत का मुजाहरा इस तरह करते हैं कि इनकी राह में आने वाली बड़ी से बड़ी मुश्किलात और जिंदगी में आने वाली सख्त हालात को वो उनको शिकस्त नहीं दे सके। और कितने भी खतरनाक हालात, मुश्किलात, परेशानियां, मुसीबतें उनके ऊपर आ जाए, वो उनसे कभी नहीं हारते, उनसे कभी वो शिकस्त नहीं खाते। मैडम क्यूरी ऐसे लोगों में ही शुमार थी। मतलब मैडम क्यूरी भी ऐसी लोगों के अंदर शुमार थी जो इन तमाम मुश्किलात का सामना करते हुए बड़े अज़्म, सब्र, इस्तेकाल और बर्दाश्त के साथ जो है अपने मकसद को हासिल करती थी। तो डियर फ्रेंड्स, ये था क्लास 10 का लास्ट लेसन। काफी बड़ा था लेसन और इसे मैंने एक ही पार्ट में इसलिए अपलोड किया क्योंकि लास्ट लेसन है, और ये आखिरी लेसन ने जाते जाते आपको फिर एक मैसेज दिया है
कि अगर आप अपने आने वाले मुश्किलात का हिम्मत, सब्र, बर्दाश्त से अगर सामना करते हो तो आप अपने मकसद को हासिल कर सकते हो। और अभी हमारे सामने सबसे बड़ा मकसद है 10वीं के इम्तिहान को नुमाया नंबरात के साथ कामयाब करना, क्योंकि 100 मार्क का पेपर है, पैटर्न नया है, कोर्स नया है और टेक्निक नवी है। तो डियर स्टूडेंट्स, मेहनत और लगन और के साथ जो है आप अपने काम में जुट जाइए और अपने टारगेट को सामने रखते हुए जो है तो आप मेहनत कीजिए। इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेंगी। E4U एक्टिविटीज की तरफ से मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक कहता हूं और अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि आप तमाम को नुमाया कामयाबी से सरफराज करें। थैंक यू वेरी मच। देखते रहे, बने रहे मेरे साथ E4U एक्टिविटीज। थैंक यू वेरी मच।